जी बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। ओके, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं? कोई मसला तो नहीं हुआ उसमें? कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? नो मैम। चलो, ये भी मान लेते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि मैंने आज जो अटेंडेंस पोस्ट की है उसकी टाइमिंग मैंने 3:30 तक रख दी है। 3:30 से जो बच्चा लेट होगा अटेंडेंस को मार्क करने में, एक तो वो लोग हैं ना जो क्लास में आते हैं, डेफिनेटली वो अटेंडेंस मार्क करके ही क्लास में आते होंगे, लेकिन कुछ वैसे लोग हैं जो क्लासेस नहीं लेते और सिर्फ अटेंडेंस मार्क कर देते हैं। तो उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है कि 3:30 तक अगर वो मार्क करते हैं तो उनकी अटेंडेंस जो है वो काउंट होगी, और इस अटेंडेंस के जो है वो मैं मार्क्स भी दूंगी। ठीक है, क्योंकि अब तो ये रूटीन वर्क हो गया, अब ये पहली दूसरी दफा तो है नहीं कि आपके पास अरेंजमेंट्स नहीं है इसके। ओके, सो आज हम अपना तीसरा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, और वो टॉपिक जो है वो आप समझ लें कि लास्ट पार्ट है आपके पहले चैप्टर का, प्लांट फिजियोलॉजी का, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक आपने पढ़ा है कि वाटर की टर्मिनोलॉजी क्या है और वाटर अब्जॉर्ब कैसे होता है प्लांट के अंदर। अब हम देखेंगे कि प्लांट के अंदर जब वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके बाद वो ट्रांसलोकेट कैसे होता है, और ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है कि हाउ वाटर मूव फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट। तो इसकी ट्रांसलोकेशन कैसे होती है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, इसकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि स्टोमेटल रेगुलेशन जो है वो कैसे होती है। रेगुलेशन में दोनों चीजें आ जाती हैं, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा भी आ जाता है एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी आ जाता है। तो क्लोजिंग ओपनिंग दोनों को हम देखेंगे कि वो कैसे होती हैं और उसमें कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो कि उसको ओपन करने में मदद देते हैं, और कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं जो उसको क्लोज करने में मदद देते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, और रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दी है आज के टॉपिक के लिए। यस मैम। Yes, ma'am. Okay. So transport of water in the plant, large amount of water is absorbed by the plant। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि रूट्स में जो भी वाटर अब्जॉर्ब होता है बल्क की फॉर्म में, या वो ऑस्मोसिस के जरिए, जिस भी प्रोसेस के जरिए वो एंटर हो जाए प्लांट के अंदर, अल्टीमेटली आपने देखा था कि उसका रूट जो है वो एंड होता है जाइलम वेसल्स पे या ट्रैकेट्स पे। तो वहां से लेकर वाटर का जाइलम्स के जरिए मूव करके, जाइलम सेल्स के जरिए मूव करके ऊपर जाना, यानी कि एरियल पार्ट में जाना, उसको हम कहते हैं कि दिस इज ट्रांसलोकेशन। और व्हाई वी कंसीडर दैट कि जाइलम इज solely responsible for the conduction of water। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट था जो कि स्टार्ट में किया गया था, जिसको हम बोलते हैं गेडलिंग एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने क्या किया था कि स्टेम लेकर, और उसमें से आप तो जानते ही हैं कि जो जाइलम है वो सेंट्रल पार्ट होता है जो है स्टेम का। तो उन्होंने क्या किया कि साइड से सारी जो टिश्यूज थे उनको रिमूव कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कंडक्शन चेक की, और वाटर को उन्होंने जो है वो कलर्ड बना दिया, उसमें कलर डाल के, ब्लू कलर डाल के उसको कलर्ड बना दिया, एंड देन फिर देखा कि आया वो मूव कैसे करता है फ्रॉम रूट टू शूट। तो अगर स्टेम में वाटर मौजूद होता, ब्लू कलर का मौजूद होता, तो वो इंडिकेट करता कि जो है ये वाटर जो है वो स्टेम से यानी जाइलम के सेल से मूव करता है। और यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने विदाउट जो है डिडलिंग, यानी कि विदाउट रिमूविंग द आउटर टिश्यू, लेकिन किलिंग ऑफ द पेरेन्काइमा सेल्स, ताकि ये जो हमारा खदशा है कि जो लाइफ सेल्स होते हैं, क्योंकि जाइलम सेल्स को डेड सेल्स कहा जाता है ना एट मेच्योरिटी, जो लाइफ सेल्स होते हैं शायद वो कंट्रीब्यूट करते हैं वाटर की कंडक्शन के लिए। तो उनको जो है वो एक केमिकल के जरिए उनको डेड कर दिया गया, एंड देन उस कंडक्शन देखी गई, तो उन्होंने देखा कि ये जो ब्लू कलर था जो उन्होंने मीडियम में प्रोवाइड किया था, दैट अपीयर्स इन जाइलम सेल्स, जिससे हमें पता चला कि जो कंडक्शन ऑफ वाटर है दैट इज मेनली बाय द जाइलम ट्रैकेट्स एंड वेसल्स और जाइलम सेल्स। ट्रैकरी एलिमेंट्स और द ट्रांसपोर्ट सेल्स आर द टू टाइप्स, ये हम जानते हैं, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, डिपेंडिंग ऑन कि हम जिम्नोस्पर्म की बात करें या एंजियोस्पर्म की बात करें, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्लांट बॉडी में। दोनों का जो आप कह लें कि जो पाथवे बनाती हैं, जो साइलम सेल्स जो है जो पाथवे बनाती हैं, वो रेजिस्टेंट फ्री होता है, उसमें लो रेजिस्टेंट होती है। एज आई टोल्ड यू कि ये डेड सेल्स होते हैं, अंदर कुछ भी नहीं है, तो होलो पाइप्स की तरह ये एक्ट करते हैं।
तो इसी तरीके से जो है जाइलम के सेल्स के ही एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल में, और इट्स अ कॉन्टिन्यू कॉलम जो कि वाटर का डेवलप होता है, और वो कॉन्टिन्यू रहता है। ऊपर से एरियल पार्ट से जो है आप कह लें कि ट्रांसपरेशन हो रही होती है, और ट्रांसपरेशन के पुल की वजह से वाटर जो है वो उसकी कॉन्टिन्यूटी जारी रहती है, और रूट से शूट की तरफ जो मूवमेंट है वाटर की, या ट्रांसलोकेशन जो है वाटर की, वो कॉन्टिन्यूस रहती है। देखने में वेसल्स एलिमेंट्स एंड ट्रैकेट्स एलिमेंट्स कैसे होते हैं, वैसे तो ये आपको पता ही होगा, लेकिन एक दफा हमसे गो थ्रू हो जाए कि दोनों की विड्थ में भी डिफरेंस होता है। जो वेसल्स होती हैं ये थोड़ी ज्यादा आप कहने के डायमीटर की होती हैं, और ट्रैकेट्स जो हैं ये उसकी निस्बत थोड़ी आप कह लें कि विड्थ वाइज जो है वो ज्यादा कम डायमीटर की होती हैं। तो वाइडर होती हैं वेसल्स, और ट्रैकेट्स जो हैं थोड़ी लेस वाइडर होती हैं। और दोनों में दूसरा डिफरेंस, एक मेन डिफरेंस ये भी है कि जो वेसल्स हैं उनकी जो एंड वॉल्स हैं, यानी कि जहां से वो दूसरे वेसल के साथ ज्वाइंट करती हैं, उनकी एंड वॉल्स पे परफोरेशन प्लेट्स पाई जाती हैं, जिनमें परफोरेशन प्लेट्स मतलब कि एक ऐसी सेल की जो आप कह लें कि वॉल के जिसके अंदर जो है वो पोर्स होते हैं, और उस पोर्स की प्रेजेंस जो है उनको परफोरेशन जो है वो छननी लाइक बनाते हैं, और वो जो है इसकी एंड वॉल्स पे होती है। जबकि जो ट्रैकिड्स हैं, यही परफोरेशन जो परफोरेशन प्लेट्स हैं, ये ट्रैकिड्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं सच, बल्कि उनमें साइड या लेटरल वॉल्स पे जो है वो, तो उनको प्रॉपर हम परफोरेशन प्लेट्स का नाम नहीं दे सकते, जैसे वेसल्स में हम देते हैं तो वैसे हम इसको नहीं देते। ऑल दो इनकी जो साइड वॉल्स हैं ट्रैकेट्स की, वो ज्यादा आप कह लें कि पोरस होती हैं एज कम्पेयर टू वेसल्स। तो वेसल्स में फिर आप कह लें कि जो एंड वॉल्स हैं उनमें ज्यादा तेजी से पानी जो है वो मूव करता है, और जो ट्रैकेट्स हैं उनकी जो लेटरल वॉल्स हैं वो ज्यादा, वो भी मेजरली कंट्रीब्यूट करती हैं मूवमेंट ऑफ द वाटर के लिए। अदरवाइज दोनों में स्मूथली वाटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली उसमें चलता रहता है। दोनों में लिटिल बिट डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस के बावजूद उनकी कंडक्शन ऑफ वाटर में कोई एज सच आप कह लें कि कोई खास किस्म का कोई ड्रॉबैक जो है वो नहीं आता कि जिसकी वजह से वाटर जो है वो मूव ना कर सके। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ट्रैकिड्स हैं उनकी लेटरल यानी कि साइड वॉल्स पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जाहिर है अगर एक सेल की साइड वॉल पे पोर्स प्रेजेंट है, दूसरे सेल की भी साइड वॉल पे पोर्स प्रेजेंट है, तो वो एक दूसरे को ज्वाइन भी करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोगों ने नाम सुना होगा पिट पेयर्स बनाते हैं, यानी कि एक की पिट दूसरे की पिट, वो दोनों पिट पेयर्स के फॉर्म में मौजूद होती है। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि दोनों पिट्स जो हैं या दोनों तरफ की जो पिट्स हैं वो हमेशा जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल आप कह लें कि ओपन ही हो। सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक तरफ से क्लोज होती है, एक तरफ से ओपन होती है, डेफिनेटली वो फिर उसकी वर्किंग पे फर्क डालेगी। और इसी तरीके से कुछ पेट्स जो है वो क्लोज भी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द टॉरस, ठीक है, जो कि पेट मेम्ब्रेन होती है, और वो उसको जो है वो आप कह लें कि वो क्लोज कर देती हैं पिट्स को, तो पिट्स की फंक्शनिंग जो है वो फिर उससे डिस्टर्ब भी हो सकती है। या इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि पिट्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में जो है वो टॉरस जो है या पिट मेम्ब्रेन जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है। ये उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। मेरे ख्याल है कि जो मैंने बताया है उससे उसको मद्देनजर रखते हुए आप इजीली बता सकते हैं कि मेरे राइट साइड पे जो है ये वेसल्स हैं, और लेफ्ट साइड पे जो आपको ज्यादा परफोरेटेड साइड वॉल्स ज्यादा परफोरेटेड नजर आ रही है ट्रैकिड्स हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी लेंथ भी ज्यादा है, इनका डायमीटर कम है। उसके बरक्स जो वेसल्स हैं इनका डायमीटर ज्यादा है लेकिन इनकी लेंथ कम है, और इनके एंड पे ये परफोरेशन प्लेट्स हैं, ये नजर आ रही होंगी आपको, वाइडर जो पोर्स वाली जो प्लेट्स हैं जो कि एंड वॉल्स पे इनकी मौजूद होती हैं वो मौजूद है। और जबकि इनकी जो साइड वॉल्स हैं उनमें भी परफोरेशन है, ऐसा नहीं कि उनमें नहीं है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी ट्रैकिड्स की साइड वॉल्स है, क्योंकि उनमें परफोरेशन प्लेट्स ऐसा सच नहीं है। तो इस वजह से उनकी साइड वॉल की जो परफोरेशन है वो ज्यादा क्लियर है। देन अभी आपको मैंने बताया रिगार्डिंग द पिट्स। मैम जी बेटा। मैम वो कुछ बच्चे हैं उनको लैटिन कर दो प्लीज। क्यों लैटिन करें? मैंने आपको सिखाया था ना लास्ट टाइम कि हम 15 मिनट के बाद किसी को लैटिन नहीं करेंगे, तो आज इनको बाहर ही रहेंगे। मैम वो 5-7 मिनट से ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने 15 मिनट पे लेक्चर स्टार्ट किया और उससे पहले जितने बच्चे आए मैंने लैटिन कर दिया था। ओके मैम। ओके, तो हम बात कर रहे हैं जी। मैम ये एक क्वेश्चन है, ये पिट पेयर्स बनते कैसे हैं? मतलब ट्रैकिड्स और वेसल्स मिलके पिट पेयर बनाते हैं? क्या हो गया तुम्हें?
बच्ची कहाँ फिर रही हो आप? बेटा ट्रैकिड्स जो है मैम ये जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में होते हैं। वेसल्स जो हैं ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स का हिस्सा है। एक ही प्लांट के अंदर एक जो ट्रैकिड है दूसरी ट्रैकिड की जो पिट्स हैं वो मिलके पिट पेयर बनाती है। मतलब कि ट्रैकिड्स के साथ मिलके यस यस ऑफ पिट कोर्स, पेयर मतलब बनाते हैं और वेजल्स ये वेजल्स के साथ। जाइलम के ही सेल्स का एक पोर, एक वॉल का पोर दूसरी वॉल का पोर वो आपस में जब कनेक्टेड होता है पोर जब वो पिट के लाएगा और जब वो पोर एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे तो ओके वो पिट पेयर बना देंगे। जैसे कि आपके साथ वाले नेबरिंग ओके घर मैम। हो, आपकी वॉल में भी खिड़की हो और एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे दूसरे घर की भी खिड़की हो, ठीक है, तो वो आपस में वो जो विंडोज का पेयर बन जाएगा, ऐसे जी ही पिट पेयर होगा। एक ही प्लांट की हम बात कर रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, अच्छा ये जो मैंने आपको ओके मैम। में पिट मेम्ब्रेन का जिक्र किया था ये उसको शो किया हुआ है, ठीक है। और ये जो सेंटर वाला थिकेंड पोर्शन है इसका, दिस वन इज नोन एज टॉरस। और ये टॉरस जब पोर के सामने आ जाता है, ये सुराख के उस ओपनिंग के सामने आ जाता है, तो आप देख ही सकते हैं कि उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ब्लॉक कर देगा तो फिर यहाँ से मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगी। और नॉर्मल हालात में इस तरीके से हैं, और अगर टॉरस के जरिए आप कह लें कि उसकी क्लोजिंग जो है वो इस तरीके से, ओपनिंग जो है वो इस तरीके से है। और जो प्राइमरी वॉल्स हैं उनमें टॉरस जो है वो मौजूद नहीं होता। जो सेकेंडरी वॉल्स हैं ये आप कह लें कि ये जो टॉरस है ये आपके कॉनिफर्स यानी कि जिम्नोस्पर्म में ये आपको ज्यादा जो है वो क्लियर मिलेगा। जो अदर वस्कुलर प्लांट्स है उनमें टॉरस नहीं मौजूद होता, ठीक है। मतलब ये जो थिकनिंग है सेंटर में पिट मेम्ब्रेन की, ये कॉनिफर्स में आपको ज्यादा वाजे तौर पे देखने में मिलेगी। प्लस ये सेकेंडरी वॉल्स में होती है, मतलब जिन वॉल्स में सेकेंडरी थिकनिंग हुई होती है, पता है ना आपको स्टेम में प्राइमरी जो वॉल डेपोजिशन है, सेकेंडरी वॉल डेपोजिशन है, तो जिनकी स्टेम मोटी होती है, जिनमें सेकेंडरी वॉल ग्रोथ हुई होती है, उनके अंदर जो है वो टॉरस जो है वो प्रेजेंट होता है। प्राइमरी में ये काम नहीं होता। ओके नाउ एक तो प्रेशर नीचे से भी बन रहा है वाटर का, कि वाटर की बल्क फ्लो हो रहा है इनटू द रूट सेल्स, और उसकी वजह से वो भी एक प्रेशर जो है वो बना रहा है, और उस प्रेशर की वजह से भी पानी कुछ ना कुछ जो है वो ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगा। लेकिन उसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो किसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए कि आया व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड के वाटर, हाउ वाटर मूव फ्रॉम लोअर साइड टू द अपर साइड, क्योंकि जो अपर साइड है, एरियल पार्ट है, वो आप समझ लें कि हाइटेड है, सम हाइट पे मौजूद है, ठीक है। तो अगर उस हाइट पे वो मौजूद है तो कोई ना कोई डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, तो उस डिस्टेंस में अगर हम ये बात करें कि अकेला बल्क फ्लो या अकेला वाटर का प्रेशर जो कि नीचे से बन रहा है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है और ऊपर पानी जा रहा है, तो वो सफिशिएंट नहीं है इस चीज को क्लियर करने में कि हाउ इट वर्क्स और किस तरीके से पानी इतनी हाइट तक जाता है। अगर हम छोटे प्लांट की बात करें तो हाँ, कुछ हिस्से तक तो हम मान लेते हैं इस बात को, लेकिन अगर हम बड़े प्लांट्स की बात करें, मतलब बड़े से मुराद कि ट्रीज, टॉल ट्रीज की बात करें, तो वो प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता कि वो इतने टॉल ट्री के एरियल पार्ट्स में और टॉप ऑफ द टॉल ट्री जो है वो पहुंच सके। तो इसके लिए फिर काफी सारी जो है थ्योरीज इसमें प्रपोज की गई कि आया किस तरीके से पानी जो है वो नीचे से ऊपर जाता है। तो सबसे पहले जो इसमें थ्योरी जो इसको एक्सप्लेन करती है वो हम पढ़ेंगे, रूट प्रेशर थ्योरी। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि रूट की में मौजूद प्रेशर, प्रेशर किसका है, वाटर का है, ठीक है। और वो प्रेशर कैसे बनता है और उस प्रेशर की वजह से वाटर कैसे ऊपर मूव करता है। देन कैपिलैरिटी है, कैपिलैरिटी को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था कि किसी चीज का भी अगर डायमीटर कम हो और उसकी जो उसका मटेरियल है उस चीज का, अगर वो वाटर के साथ आप कह लें कि उसकी एफिनिटी है और वाटर उसमें एब्जॉर्ब हो सकता है और डायमीटर कम है, तो एडहेजन एंड कोहेजन फोर्सेस की वजह से वाटर जो है वो अपसाइड मूव करता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ कैपिलैरिटी। और इसमें हमने फिर बात की थी कि अगर डायमीटर कम होगा तो ज्यादा कैपिलैरिटी, मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कैपिलैरिटी की वजह से, और अगर डायमीटर बड़ा होता चला जाएगा तो फिर कैपिलैरिटी का जो आप कह लें कि इन्फ्लुएंस है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि उसकी फोर्स इतनी ज्यादा नहीं होती अकेले एडेजन एंड कोहेजन की कि वो इतनी हाइट तक जो है वो वाटर को ट्रेवल करवा सके। देन उसके बाद वाइटल थ्योरी है, यानी कि नेचुरल थ्योरी, नेचुरल फिनोमिनन कौन कौन से हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। और एंड पे हमारे पास है कोहेजन टेंशन थ्योरी, जिसको मोस्ट प्लाजिबल थ्योरी जो है
वो कंसिडर किया जाता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि कोहेरेंट टेंशन थ्योरी मोस्ट प्लाजिबल तो है, यानी कि ऐसी थ्योरी तो है कि जो कि ज्यादातर एस्पेक्ट्स जो है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के क्लियर करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिलैरिटी का कोई रोल ही नहीं है या रूट प्रेशर का कोई रोल ही नहीं है या वाइटल थ्योरी बिल्कुल ही नाकाम है, ठीक है। लेकिन अकेली वाइटल थ्योरी, अकेली कैपिलैरिटी, अकेला रूट प्रेशर थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती तमाम एस्पेक्ट्स को अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी जो है मैक्सिमम क्लैरिफिकेशन देती है अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स जो कि कोई कंसिडर कर सकता है मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द रूट टू द टॉप के लिए। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रूट प्रेशर थ्योरी, और रूट प्रेशर थ्योरी में क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो जनरेट होता है रूट में, वो एक फोर्स डेवलप करता है जो कि वाटर को एरियल पार्ट्स में पहुंचाता है, और इसी को हम कहते हैं कि दिस इज द रूट प्रेशर। और इस थ्योरी का नाम, यानी कि इस कॉन्सेप्ट का नाम, इस हाइपोथेसिस का नाम जो है वो रूट प्रेशर थ्योरी है। और डेफिनेटली इस पे ऑब्जेक्शंस तो बनती थी। सबसे पहले ऑब्जेक्शन तो यही है कि क्या ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये पानी को इतनी हाइट तक पहुंचा सके, क्योंकि हम सिर्फ एक छोटे प्लांट की बात तो नहीं कर रहे, हम एक हर्बेशियस प्लांट की बात नहीं कर रहे, हम उसमें हर तरह के प्लांट को कंसिडर करेंगे जो कि बिल्कुल सरफेस के साथ है, जो सरफेस से थोड़ी सी हाइट पे है, या वो एक बहुत ही टॉल ट्री है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के साथ एक मजबूत तना भी रखता है। So objections were there कि it is believed that root pressure does not play much role in the ascent of sap. ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर को इन अदर वर्ड्स एसेंट ऑफ सैप भी कहा जाता है। एसेंट का वर्ड तो आप फेमिलियर ही होंगे इससे, यानी कि मूवमेंट करना अपवर्ड। और सैप का वर्ड हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, अकेला वाटर हम इसको क्यों नहीं कहते, क्योंकि जो सैप वर्ड है ना, दिस मीन्स दैट डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। जैसे सॉइल सैप, यानी कि सॉइल में अकेला पानी ना होना, सॉइल वाटर अकेले वाटर को जाहिर करता है, और सॉइल सैप जो है उसमें आप कहने के आयंस और मिनरल्स और सॉल्ट उसके अंदर मिक्स हुए हैं, तो वो एक डाइल्यूट सा सोल्यूशन बन जाता है। उस सोल्यूशन को फिर हम सैप का वर्ड यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से जो जाइलम सैप है, यानी कि जाइलम के अंदर से सिर्फ पानी तो मूव नहीं हो रहा ना, उसके अंदर आयंस भी मिक्स हुए हैं जो कि सॉइल में से अब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट। तो इस वजह से हम उसको हम कहेंगे कि वो जाइलम सैप है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसका वर्ड जो है वो एसेंट सैप कहते हैं, ठीक है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर इज मच लोअर। तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि रूट का प्रेशर, रूट में डेवलप होने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज सोलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर और द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। वो कहते हैं कि ये जो रूट में प्रेशर डेवलप होता है ये कुछ एटमॉस्फेयर का है, ठीक है। और मतलब कि ये अगर एटमॉस्फेयर जो है इट्स अ यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रेशर है। ये एटमॉस्फेयर वो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट वाला एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। एटमॉस्फेयर एटीएम जो है ये प्रेशर का यूनिट है। तो 3 एटमॉस्फेयर वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो रूट प्रेशर की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है दैट इज अबाउट ओनली 3 एटमॉस्फेयर। अब अगर स्मॉल प्लांट की हम बात करें तो वो तो 3 एटमॉस्फेयर उनके लिए इनफ है, वो तो मूव करवा देगा पानी के ऊपर। बट अगर हम टॉल ट्री की बात करें तो उसको एटलीस्ट अबाउट 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। और अगर एक आप टॉल ट्री में रूट से शूट में पानी को ले जाना चाहते हैं तो वो फिर 3 कहाँ और 20 कहाँ, मतलब मच मोर देन द जनरेटेड प्रेशर जो है वो रिक्वायर्ड है। तो वो फिर इस वजह से ये रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें ऑब्जेक्शन जरूर है, लेकिन ये टोटली फ्लॉप नहीं है। मतलब ये नहीं कि ये इसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, कंट्रीब्यूशन इज देयर, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन इतना लार्ज नहीं है कि वो उसके तमाम एस्पेक्ट्स को क्लियर कर सके। मतलब एक स्मॉल प्लांट के लिए, एक शॉर्ट हाइटेड प्लांट के लिए, हर्ब के लिए शायद हम इसको इनफ माने, लेकिन एक टॉल ट्री के लिए फिर यही थ्योरी जो है वो फ्लॉप हो गई। सो रूट प्रेशर इज नॉट सेम ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। दिन के टाइम जब पानी जो है आप कह लें कि ऊपर से धूप पड़ रही होती है, हवा चल रही होती है, और जो आउटर एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो टेम्परेचर की कंडीशन है वो कुछ और होती है। और इसके अलावा जब बारिश हो रही होती है, और जब सर्दी होती है, जब गर्मी होती है, तो हर तरह के मौसम में फ्लक्चुएशंस आती हैं टेम्परेचर में और इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। और अगर उसको हम छोड़ भी दें, मौसमी जो फ्लक्चुएशंस है उसको हम छोड़ भी दें, तो विद इन अ डे, मतलब एक ही 24 आवर की अगर हम बात करें, तो डे टाइम में जो है वो
टेम्परेचर कुछ और होता है और नाइट में टेम्परेचर कुछ और होता है, और उसी की वजह से ट्रांसपरेशन भी अप डाउन होती रहती है। मतलब डे टाइम में ट्रांसपरेशन ज्यादा होती है और नाइट में टेम्परेचर लो होने की वजह से ट्रांसपरेशन उतनी नहीं होती, उसका रेट कम हो जाता है। तो ट्रांसपरेशन का जब रेट कम होगा तो रूट के ऊपर उतना प्रेशर भी नहीं पड़ेगा कि वो पानी को जल्दी जल्दी अपने अंदर मूव करवाए। तो अगर वो जल्दी मूव नहीं करवाएगा तो, क्योंकि हम तो यही समझ रहे हैं ना कि रूट बहुत तेजी के साथ पानी को अपने अंदर ले रही है और पानी की ज्यादती होने की वजह से एक प्रेशर जनरेट हो रहा है जो कि फिर रिलीज होने की वजह से पानी को ऊपर की तरफ मूव करवाएगा, क्योंकि पीछे भी पानी है ऊपर पानी नहीं है, तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और वो प्रेशर रिलीज होगा इस तरीके से। लेकिन जब ट्रांसपेरेशन ही नहीं हो रही और जब पानी की मिकदार इतनी ज्यादा खर्च ही नहीं हो रही, तो रूट में फिर उसकी क्वांटिटी भी कम एंटर होगी, और अगर कम एंटर होगी तो वो प्रेशर तो और भी कम हो जाएगा। मैक्सिमम प्रेशर तो हमने पहले ही कह दिया कि 3 एटमोसफियर है। तो इस तरीके से ये इनफ नहीं है, यानी कि इसमें फ्लक्चुएशंस मौजूद है, विद इन अ डे भी फ्लक्चुएशंस हैं, तो एक जैसी नहीं रहती, इसके अंदर प्रेशर जो है वो एक जैसा नहीं रहता। लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट तो प्लांट को सारा टाइम ही रहती है। तो ये फिर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि किस तरीके से कंडक्शन जो है वो ऑल द टाइम जो है वो जारी रहती है। और देन देयर इज अ वाटर कंटिन्यूज टू राइज अप इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेशर। तो वो फिर कंटिन्यूशन कैसे है, किस तरीके से शूट को विल्ट नहीं होने देता, जबकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो कम भी होता है, तो भी वो शूट का पानी का जो कंडक्शन जो है वो जारी रहती है। तो इस वजह से फिर स्पेशली क्योंकि आपको पता है जिम्नोस्पर्म जो है वो काफी टॉल, वैसे तो एंजियोस्पर्म भी टॉल हो सकते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है वो काफी टॉल है। और दूसरा उनके जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनमें टेम्परेचर भी लो होता है। तो जिम्नोस्पर्म में स्पेशली रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ एसेंट ऑफ सैप अकर्स। सेकेंड थ्योरी इज अबाउट कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी का कॉन्सेप्ट हम पहले ही ले चुके हैं कि अगर ग्लास ट्यूब में नैरो बोर हो। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम एक क्वेश्चन है, रूट प्रेशर थ्योरी में आपने कहा कि 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होता है स्मॉल प्लांट में वाटर कंडक्शन के लिए, और लॉन्ग प्लांट में 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने आपसे ये पूछना था कि रूट प्रेशर में फिर लॉन्ग प्लांट की कंडक्शन होती है, इसमें 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है कि नहीं होता? नहीं होता, इसीलिए तो फ्लॉप हो गई ना थ्योरी। ओके ओके मैम। नहीं होता और ना, इतना जिम्नोस्पर्म में प्रेशर नहीं बनता ना। मतलब जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म रूट टॉल प्रेशर ट्री होते हैं ना, टॉल ट्री होते हैं ना जिम्नोस्पर्म। ये तो मैंने एंड पे यही तो ओके बात बताई है आपको कि जिम्नोस्पर्म का ओके एनवायरनमेंट भी आप देखिए वो ज्यादातर लो टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। आपने देखा नहीं जी, कॉनिफर्स को देखा नहीं है? तो उनके वो वहां देखा पे तो ज्यादा नहीं है। मौजूद नहीं देखा। आप कभी मरी नो नहीं गई? आपने कभी नो मैम। पिक्चर्स में भी मरी नहीं देखा? नो मैम। अच्छा फिर आप देखें, आप देखें कि आपका जो ये जो ठंडियानी मरी और इधर वाला जो इलाका है इसके अंदर प्लांटेशन जो है वो कैसी है। अगर आप खुद नहीं गई तो आप कम से कम इसको वाया डायग्राम्स जो है या पिक्चर्स के जरिए आप इसको विजिट कर लें इंटरनेट पे। ठीक है, तो ओके आपको मैम। पता चलेगा कि उनकी वेजिटेशन हमारे ये मैदानी इलाकों की वेजिटेशन से टोटली डिफरेंट है। जो आप अपने ओके ओके प्लांट मैम। आपको वहां पे नहीं मिलते, और जो वहां देखते हैं वो यहाँ पे किसी ने जबरदस्ती तो लगाए हुए हैं। जैसे आपने अपने अभी आप पहुंचे नहीं, बल्कि आप पहुंच गए हैं, ये भी मैडम पढ़ाएंगी आपको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो वो पूरे यूनिवर्सिटी का चक्कर लगवाएंगी आपको मैडम आसमा। ठीक है, उनका ये फील्ड भी है। ओके तो मैम। आप यूनिवर्सिटी के काफी सारे प्लांट से फेमिलियर हो जाएंगे, बता देंगी आपको कि ये यहाँ का नेटिव है, ये यहाँ का नेटिव नहीं है। जैसे कि यूनिवर्सिटी की टाउनशिप वाला जो कैंपस वाला एरिया है उसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड तो नहीं लॉन कह सकते हैं, तो उसमें कॉनिफर्स लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, कॉन्स लगी हुई हैं। ठीक है, मेल कौन भी है मेरा ख्याल है, फीमेल कौन तो मैंने देखी है, मेल का आई एम नॉट कंफर्म। तो अब देखिए वो उसमें चिलगोजे नहीं बनते, उसका मतलब उसका फ्रूट नहीं बनता, क्योंकि वो अपनी नेटिव प्लेस पे नहीं है, उसका एनवायरमेंटल कंडीशन उसको सपोर्ट नहीं करते। बट प्लांट ग्रो कर दिया है हमने, बट वो उस तरीके से ग्रो नहीं करेगा जैसे जबरदस्ती आप किसी चीज को किसी चीज़ पे लगाना चाहिए। तो क्योंकि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस की अकॉर्डिंग नहीं होती, तो वहाँ पे वो ग्रो वेजिटेटिवली तो ग्रो कर जाता है, लेकिन वो अपना लाइफ साइकिल कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाता अगर आप उसको आउट ऑफ द वे लेके जाते हैं तो। और इसी वजह से फिर हाइब्रिड्स को बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे अब आपके आप में से किसी के ज़हन में आ सकता है कि अच्छा ये तो फिर कहते हैं कि ये तो ये इंडिया की ये फलान जो जैसे गन्ने के बारे में बड़े मशहूर है कि उसकी काफी सारी इकसाम है जो कि इंडियन होती हैं। कुछ को कहते हैं कि ये अमेरिकन कपास है, या ये इंग्लैंड से जो है वो वहां से लाए हुए इसके बीज हैं। ठीक है, तो फिर पाकिस्तानी या बाकी इलाके वाले क्यों ग्रो करवाते हैं, तो उनमें कोई ना कोई उन्होंने
कोई चेंज लेके आई हुई होती है और उनको फिर उगा के फिर देखते हैं। अच्छा, फिर वो चेंज लेके आ भी जाएं, अगर आप जबरदस्ती उगाने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा है ना, फिर जिनका फार्मिंग के साथ ताल्लुक है या फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन है, उनको पता होगा कि जबरदस्ती आप जब ग्रो करवाने की कोशिश करते हैं फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे सीवियर किस्म के आते हैं कि आपको बजाय फायदा होने के उनका नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो बात खैर कहीं से कहीं निकल गई। तो हम बता रहे थे कि जिम्नोस्पर्म जो कि हमारे एरिया में आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो मेजोरिटी जो है वो टॉल ट्रीज होते हैं, उनका एनवायरनमेंट जो है वो उनमें टेम्परेचर लो होता है, और उनमें फिर रूट प्रेशर जो है, एक तो ये कि मैक्सिमम रूट प्रेशर 3 एटमोसफेयर हो सकता है, तो वो टॉल ट्री को तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करता। और दूसरी बात ये कि जो 3 एटमोसफेयर है ये भी हर टाइम मौजूद नहीं होता, ये भी कभी होता है और कभी नहीं होता। ठीक है, ये बात भी हमने की, तो दोनों तरीकों से मतलब ज्यादातर एस्पेक्ट से ये फ्लॉप हो जाती है रूट प्रेशर थ्योरी। अब हम बात करेंगे कैपिलैरिटी की, और कैपिलैरिटी को जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम क्लियर तो कर चुके हैं कि कैपिलैरिटी क्या होती है, और इसको हमने पिछली दफा हमने ये भी सीखा था कि दिस इज बिकॉज ऑफ द एडहेजन एंड कोहेजन फोर्सेस between the water molecules, cohesion and with the between the water molecules and other surfaces, उसको हम कहेंगे कि वो एडहेजन है। इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से जो जो वाटर है वो किसी भी वाटर लविंग सर्फेसिस के साथ जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो ट्रेवल करता है। और ये फिनोमिनन मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे डायमीटर डिक्रीज होता जाएगा तो ये इंक्रीज कैपिलैरिटी का एक्शन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे डायमीटर बढ़ता जाएगा तो कैपिलैरिटी का एक्शन जो है वो लो होता चला जाएगा। ये तो अपने आप में जो है वो ऑब्जेक्शन बता रही है कि कैपिलैरिटी भी अगर सपोर्ट करना चाहे, मैंने कहा है कि कंट्रीब्यूट जरूर करेगी कैपिलैरिटी, लेकिन टोटली जो है वो क्लियर नहीं करवाती कैपिलैरिटी भी टॉल ट्रीज के बारे में। जैसे कि कैपिलैरिटी ऑफ द बोर ऑफ द जाइलम वेसल्स, क्योंकि जाइलम वेसल्स है तो डायमीटर छोटा ही इनका, इतना बड़ा डायमीटर इनका नहीं होता, तो कैपिलैरिटी का एक्शन उनमें मौजूद तो है, लेकिन अकेली कैपिलैरिटी भी कितनी हाइट को सपोर्ट कर पाएगी, तो वो फिर कम हो जाता है। तो कैपिलैरिटी बोर ऑफ द जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स इज अबाउट 40 माइक्रोमीटर का होता है, मतलब बहुत छोटा है ये, तो कैपिलैरिटी का एक्शन तो होगा। एंड दिस कैपिलैरिटी फोर्स कैन राइज अप टू ओनली 40 सेंटीमीटर। तो व्हाट अबाउट द 100 मीटर टॉल ट्री, वहां तक कौन पहुंचाएगा पानी को? तो इस तरीके से कैपिलैरिटी भी जो है वो फ्लॉप हो जाती है। दूसरी चीज ये कि कैपिलैरिटी का अगर एक्शन हो ना हो, उसके लिए जरूरी है कि ओनली इफ वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज ओपन एंड द अदर एंड इज डिप्ड इन द वाटर, एक साइड जो है वो ओपन हो जाए और दूसरी साइड जो है वो क्लोज है। ठीक है, तो यानी कि जैसे कि आपका मैंने आपको पाइपेट की एग्जांपल दी थी, तो पाइपेट में आपका ऊपर मुंह नहीं लगा हुआ होना चाहिए, आप उसको क्लोज नहीं करें, क्लोज किए बगैर आप वैसे जब उसको रख देते हैं, एयर प्रेशर उस पर होता है, तो कैपिलैरिटी जो है उसमें जो है उसका एक्शन जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर से आपने उसको बंद कर दिया है अपने अंगूठे से, किसी आप उसमें से कैपिलैरिटी को जो है ऑब्जर्व करेंगे। तो इस तरह का ओपन जो सिस्टम है वो प्लांट में, मतलब ट्रांसपायरेशन पुल को किसी हद तक आप उसमें डाल सकते हैं कि ऊपर से प्रेशर तो बन रहा है उसकी वजह से, लेकिन ये कि वो इस तरीके से ओपन एंडेड सिस्टम तो नहीं है प्लांट का कि कैपिलैरिटी जो है उसको फुली जो है वो एक्सप्लेन कर सके। So xylem ducts of the roots are not in direct contact with the liquid water of the soil। हम तो जानते हैं कि पीछे से वो तो जाइलम वेसल जो है वो डायरेक्टली डिप तो नहीं है वाटर में, उनमें वाटर मौजूद है उनके सेल्स में, लेकिन वो वाटर भी उनको पीछे से दूसरे सेल्स के साथ कनेक्टिविटी से मिलता है। डायरेक्टली जो डिप है वो तो है एपिडर्मिस के सेल्स, ठीक है, जो डायरेक्टली सॉइल वाटर के साथ कांटेक्ट में है या जो डायरेक्टली बात कर रहे हैं इन द सॉइल वाटर, वो तो रूट के सेल्स हैं, और रूट के आउटर सेल्स यानी कि एपिडर्मल सेल्स हैं। बाकी सारे जो अंदर वाले सेल्स हैं वो तो उन पे डिपेंड कर रहे हैं, वो डायरेक्टली तो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, वो तो एपिडर्मल सबसे पहले लेगी और वो आगे देगी जितना भी दे। ठीक है, इस लिहाज से कैपिलैरिटी भी जो है वो फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाई इस को। थर्ड थ्योरी जो कि गोल्ड्सविस्की ने जो थी प्रपोज की थी, और इसके मुताबिक the movement of the water takes place due to the pumping activity of the wood parenchyma and medullary rays cells। medullary rays cells जो होते हैं वो सारे पेरेंकाइमा नेचर के ही होते हैं, और वुड पेरेंकाइमा, अगर आपको एनाटॉमी याद है, मैंने एनाटॉमी आपको दिखाई भी थी वैसे, लेकिन उस एनाटॉमी में मैंने आपको जाइलम एंड ट्रैकिड्स वेसल्स की स्पेशली
ट्रैकिड्स एंड वेसल्स की स्पेशली एनाटॉमी नहीं दिखाए थे। तो अगर आपको अपना सेकंड सेमेस्टर थोड़ा बहुत याद है तो आपको पता होगा कि जो जाइलम का पूरा जाइलम को एक कॉम्प्लेक्स या आपके लिए कंपाउंड टिश्यू भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड टिश्यू क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैरायटी ऑफ सेल्स होते हैं। एक तो जाइलम के अपने सेल्स है ना, ट्रैकिड्स हैं या वेसल्स हैं, इसके साथ इसमें एसोसिएटेड कंपेनियन सेल्स, जैसे फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स होते हैं, इसी तरीके से जाइलम में पेरेंकाइमा सेल्स इसके साथ एसोसिएटेड सेल्स होते हैं। तो वो जो पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं जिसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, ये कॉर्टेक्स का हिस्सा नहीं होते। कॉर्टेक्स की बात नहीं है यहाँ पे हो रही, इसके अपने जाइलम के अपने कंपाउंड में इसके अपने पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं, और उनको जाइलम पेरेंकाइमा सेल्स बोलते हैं। वो उसकी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होते हैं और वो लाइव होते हैं, मतलब उनके अंदर तमाम जो ऑर्गेनल्स हैं वो मौजूद होती हैं। जैसे मैंने अभी शुरू में आपसे बात भी की थी कि उनको डेड कर दिया जाता है ये देखने के लिए कि आया वो रिस्पॉन्सिबल है या जाइलम के अपनी जो वेसल्स एंड ट्रैकिड्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो फिर उन्होंने देखा कि जब उनको डेड भी कर दिया गया तो जो जाइलम के वेसल्स एंड ट्रैकिड्स हैं, सिर्फ ये वाले सेल्स मेन रिकंडक्शन वाटर में इन्वॉल्व होते हैं। तो इनका रोल जो है वाइटल थ्योरी का वो सिर्फ इतना ही है कि इनकी वजह से, इनके लाइव होने की वजह से दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया इन देम, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, और एटीपी प्रोड्यूस होने की वजह से एटीपी को प्लांट का सेल यूटिलाइज कर सकता है आयंस को या मिनरल्स को अपने अंदर ड्रॉ करने के लिए। और जब भी किसी भी सेल में आयंस आएंगे या उसके अंदर सॉल्ट्स आएंगे, मिनरल्स आएंगे, जो कि आयनिक फॉर्म में ही डेफिनेटली होते हैं, तो फिर उसके अंदर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। मैंने आपको ये टर्म सिखाई थी ना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है। इन अदर वर्ड्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल लो होगा उनका, और या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है या ऑस्मोटिक पोटेंशियल घटता है, दोनों ही का ताल्लुक जो है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से है, सॉल्ट्स की या सल्यूट की। तो उनकी वजह से फिर वाटर विल मूव इनसाइड विद प्रेशर। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि ये डेवलप होता है पेरेंकाइमा सेल्स जो कि जाइलम के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और इस वजह से इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो है आप कह लें कि वाटर जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में, क्योंकि वो फिर प्रेशर लगाती है तो वाटर फिर फोर्स के अंदर एंटर होता है, और उस फोर्स की वजह से वो फिर ऊपर को भी, क्योंकि प्रेशर ने किसी तरफ तो रिलीज होना है, तो वो ऊपर की तरफ भी जाता है। ऑल्दो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि हर थ्योरी किसी ना किसी एस्पेक्ट को जो है वो उसमें रोल को जो है वो कोई ना कोई एक्सप्लेन कर रही है, बट दैट रोल इज नॉट सफिशिएंट कि वो तमाम चीजों को एक्सप्लेन करे। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर इसकी ऑब्जेक्शन भी साथ ही है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द जाइलम जो है वो जैसे जैसे वाटर ऊपर को मूव करता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। एक सेल में ज्यादा, दूसरे में उससे कम, उससे अगले में उससे कम, तो वो भी फिर सफिशिएंट नहीं है जो है आप कह लें कि कॉन्टिन्यूस कॉलम को बनाने के लिए, जो कि नीचे से टॉल ट्री में या ऊपर वाले सेल्स पे कॉन्टिन्यूस कॉलम को बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आती है कोहेरिएंट टेंशन थ्योरी, और कोहेरिएंट टेंशन थ्योरी के नाम में ही इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो छुपे हुए हैं। पहला हिस्सा एक्सप्लेन करता है कोहेरियन, दूसरा हिस्सा एक्सप्लेन करता है टेंशन, और कोहेरियन एंड टेंशन मिलके जो है ये वाटर कंडक्शन ऑफ वाटर को बनाते हैं। जी एक्सक्यूज मैम। हाँ जी बोलो। मैम ये पिछली थ्योरी में जो आपने बताया ना, वाइटल थ्योरी में, हाँ जी, इसमें वाटर पैटर्न उनकी एक्टिविटी कैसी होती है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, समझ नहीं आया। सॉरी मुझे आपकी आवाज कट गई थी, मुझे समझ नहीं आई, क्या एक्सप्लेन कर दूं? पिछला पिछली बताया ना थ्योरी में वाइटल थ्योरी क्या में एक्सप्लेन कि कर दूं? जो वुड पैरेंकाइमा होते हैं ना। हाँ मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मतलब वुड पैरेंकाइमा होते हैं ना, या मेडुलरी हाँ सेल जी होते हैं, हाँ जी, तो इनमें पंपिंग एक्टिविटी कैसी होती है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, मुझे समझ नहीं आया। मैंने आपको बताया कि जो वुड पेरेंकाइमा सेल्स हैं वो लाइव सेल्स हैं, उनके अंदर तमाम ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, और वो सल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं अपने अंदर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। और जब सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी
तो जिस तरफ सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उस तरफ वाटर ऑटोमेटिकली वहां पे वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगा ना, ये हमने पहले सीख लिया है। तो वाटर जी पोटेंशियल वहां पे लो होने की वजह से जो साइड वाले सेल्स हैं, यानी कि अदर देन जो जाइलम के सेल्स हैं, वहां से वाटर तेजी के साथ वहां पे मूव करेगा और उसकी वजह से प्रेशर जो है वो जनरेट हो। ये ओके मैम, बताया। थैंक यू। हाँ जी। सही हो गया। अच्छा, कोहेजन टेंशन थ्योरी में फिर काफी सारी चीजें जो हैं ये अपना रोल प्ले करती हैं। इनमें एसेंट ऑफ सैप को ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करती है, ऑल्दो इसमें भी ऑब्जेक्शंस हैं जो कि हम लास्ट पर डिस्कस करेंगे कि वो ऑब्जेक्शंस क्या हैं। लेकिन जो अभी हम पढ़ते हैं कि थ्योरी है क्या, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एसेंट ऑफ सैप में, जैसा कि ट्रांसपायरेशन पुल, यानी कि वाटर का स्ट्रोमेटा के जरिए और एरियल पार्ट से जो वाटर का एवेपोरेट होना है, अ, उसकी वजह से ऊपर पानी कम हो रहा है, नीचे पानी ज्यादा है, तो पानी ज्यादा से कम की तरफ जाएगा और उसकी वजह से कॉन्टिन्यूटी जो है वो बनेगी। इस कॉन्टिन्यूटी को, यानी कि ये कॉन्टिन्यूटी मतलब एक एक सकिंग चीज है, मतलब आप टैप को ओपन करते हैं, टैप के ऊपर से प्रेशर भी आ रहा है, वो भी इसको एक्सप्लेन करता है। लेकिन टैप को जब आप ओपन करते हैं और आपके पास उस पर पाइप लगा हुआ है, तो पाइप का दूसरा एंड जो कि खुला हुआ है, जहाँ पानी चाहते हैं वहां पे पानी नहीं है, पीछे से पानी आ रहा है, तो आगे से आप उसको खर्च कर लें या उसको बांधे ना, तो डेफिनेटली जब आप पानी को यूज करेंगे तो पीछे से कॉन्टिन्यूटी ऑफ वाटर जो है वो बनती रहेगी। और यही कॉन्टिन्यूटी ट्रांसपरेशन पुल की वजह से ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ द वाटर जो है ये बनेगी। लेकिन ये बनेगी कैसे, उसको अगले दो एस्पेक्ट्स जो है वो क्लियर करने हैं। एक तो ये कॉन्टिन्यूटी इस वजह से बनेगी क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन है जो कि है कोहेजन, ठीक है। दूसरी कॉन्टिन्यूटी इस वजह से भी बनेगी कि एक ना सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करें, बल्कि वाटर के मॉलिक्यूल जो वॉल्स हैं जाइलम की, जो कि सेलुलोजिक हैं, उनके अंदर भी पानी जो है उनको उनके साथ भी अफिनिटी है। तो वॉल्स के साथ भी अफिनिटी है, आपस में भी अफिनिटी है, और ऊपर से प्रेशर भी पड़ रहा है, ट्रांसपरेशन पुल, यानी कि वो प्रेशर से उसको अपनी अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूटी कायम रहेगी। तीसरी चीज ये है टेंशन। जब पानी ऊपर से बहुत तेजी के साथ खर्च होगा और नीचे से उसी स्पीड से अब्सॉर्ब नहीं होगा, फॉर द टाइम बीइंग वहां पे आप कह लें कि एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। टेंशन कि एक ऐसा प्रेशर जो कि ऊपर से पानी खर्च हो रहा है और नीचे से उसी स्पीड से अगर पानी मौजूद नहीं होगा, तो वो एक खला पैदा कर देगा, ठीक है। और उस वैसे खला तो नहीं प्रॉपरली आप उसको कह सकते, मतलब ये आप कह लें कि वो एक सिचुएशन क्रिएट कर देगा जो कि टेंशन कहलाएगी, उसको नेगेटिव प्रेशर भी हम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि क्लियर करेंगे कोहेजन टेंशन थ्योरी में। और उस टेंशन की वजह से वाटर जो है वो फर्दर और कोशिश करेगा तेजी से मूव करने की तरफ, या उस टेंशन को रिलीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस है बिकॉज ऑफ कोहेजन एंड एडहेजन एंड ट्रांसपरेशन पुल। और अगर एरियल पार्ट में पानी ज्यादा खर्च हो रहा हो और नीचे से उतनी तेजी से ना हो रहा हो, तो फर्दर उसमें टेंशन भी क्रिएट होती है जो कि नेगेटिव प्रेशर है। और ये तमाम चीजें मिलजुल कर पानी को मजबूर करती हैं कि वो कॉन्टिन्यूस रहे और वो ऊपर को चढ़ता रहे, ठीक है। यानी कि ऊपर से एक चीज खींच रही है, दरमियान से उनकी आपस में भी कनेक्शन है, और फिर एक फॉर द टाइम बिंग टेंशन भी उसमें क्रिएट हो जाती है पानी की कमी की वजह से। तो ये तमाम फैक्टर्स मिल मिला के जो है वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि वाटर का जो कॉलम है वो कॉन्टिन्यूस रहे, वो ब्रेक ना हो। अच्छा, अब वाटर का वो कॉलम कॉन्टिन्यूस रहे, ब्रेक ना हो, इसको एक और चीज भी सपोर्ट करती है, और वो है स्ट्रॉन्ग वॉल्स ऑफ जाइलम, जाइलम सेल्स। आप तो जानते ही होंगे कि फ्लोएम में भी उतनी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती जितनी कि जाइलम के सेल्स की वॉल्स में होती है, सेकेंडरी ग्रोथ, जिसकी वजह से काफी थिक होती है, ठीक है। और उनकी थिकनेस जो है ये अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं रखी, ये इसलिए नहीं रखी कि ये थिक हो और आप दरख्तों को काटें और उन दरख्तों से ये जाइलम की थिकनेस की वजह से आपको अच्छी लकड़ी मिले और आप उसका फर्नीचर बना लें। ये प्लांट ने इसलिए नहीं थिकनेस क्रिएट की हुई, उसने अपने लिए थिकनेस वो बनाई है ताकि वो मजबूत रहे, वो खड़ा रहे, और वो कंडक्शन ऑफ वाटर में इसके लिए इस्तेमाल करती हैं, उसको फायदा देती है, ठीक है। सबसे बड़ा सपोर्ट तो ये है कि वो खड़े रहते हैं मजबूती के साथ। और दूसरा फायदा ये भी है कि उन थिकनेस की वजह से वाटर का जो कॉलम है वो ब्रेक नहीं होता।
वाटर का कॉलम क्यों ब्रेक नहीं होता, इसमें ऑब्जेक्शन को क्लियर करूंगी जब मैं ऑब्जेक्शन बताऊंगी कि इस थ्योरी के जो आप कहने के जो ओपोनेंट्स थे, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन भी लगाया था कि वो ठीक है, वाटर का कॉलम बनता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इज देयर, ठीक है, ट्रांसपरेशन पुल भी हो रहा है और नेगेटिव प्रेशर को भी हम मान लेते हैं। लेकिन एक टॉल ट्री में जब आंधी चलती है, तूफान चलता है, आपने देखा है कि प्लांट तो गिर भी जाते हैं, झूल रहे होते हैं, तो उस झूलने में ये जो वाटर का जो कॉलम है, ये ब्रेक क्यों नहीं होता? ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्शन थी इसके ऊपर, थ्योरी के ऊपर, जिसको फिर मैं ऑब्जेक्शन में क्लियर करती हूँ कि क्या है। अच्छा, ट्रांसपरेशन पुल क्या है, कोहेजन क्या है, मैं बता तो चुकी हूँ, इसमें से गो थ्रू हो जाते हैं कि वाटर इज एवेपोरेटेड फ्रॉम द स्टोमेटा बाय ट्रांसपरेशन, और उसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर या सक्शन जो है वो डेवलप होता है, और विच पुल्स द वाटर अपवर्ड, और इसी सक्शन को, इसी अपवर्ड जो पुल को हम ट्रांसपरेशन पुल का नाम देते हैं। कोहेजन क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड कोहेजन इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। कोहेजन होती क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कोहेजन में इस्तेमाल होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही एडहेजन में भी इस्तेमाल होती है, यानी कि सरफेसेस जो कि वाटर के साथ अफिनिटी शो करते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम। उनका मटेरियल ऐसा होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, दैट्स व्हाई वो एडहेजन का फिनोमेनन जो है वो शो करते हैं। एडहेजन क्या है? अट्रैक्शन ऑफ द फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ द जाइलम, जो कि परफेक्ट है adhesion के लिए, और this one is known as adhesion, and water molecules remains adhere and form a column the water in the xylem tissue because of this process, because of this property, and it helps the water molecules to move up. देन अब हम आ जाते हैं टेंशन की तरफ, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टेंशन इज एक्चुअली द फोर्स which pulls the water molecule upward and which produces the tension in the xylem tube, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर तेजी के साथ पानी इस्तेमाल हो रहा हो लेकिन उसी तेजी के साथ पानी प्रोवाइड ना किया जा रहा हो, तो ट्रांसपरेशन प्रोवाइड्स अननेसेसरी एनर्जी और नेसेसरी फोर्स to create this tension, and hydrogen bonding between the water molecules and adhesion between the water molecules and the walls इस पुल को बरकरार रखने में, इस पुल को आप कह लें कि कॉन्टिन्यूस रखने में मदद देते हैं। और ये कॉन्टिन्यूस इतना मजबूत होता है, ये कॉलम इतना, ये आप कह लें कि ज्यादा होती है इसकी फोर्स, कि ये 200 मीटर्स तक के प्लांट को वाटर की कंडक्शन जो है उसको सपोर्ट कर सकती है। एंड दिस हैज बीन मेजर्ड, ये ऐसा नहीं कि ये खलाओं में बातें हो रही हैं, दिस टेंशन हैज बीन मेजर्ड, और ये टेंशन कही गई है कि ये जो पुल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर टू कंडक्ट द वाटर फ्रॉम द टू द शूट, जो टोटल पुल रिक्वायर्ड है, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ 20 एटमोस्फियर है, लेकिन अगर आप इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करें तो 3 मेगा पास्कल की फोर्स प्रेशर is required to pull the water from the root to the aerial part of a tall tree that is 100 meter heighted, ठीक है, और उसको सिर्फ 3 मेगा पास्कल चाहिए। और जब उन्होंने मेजर किया ना इस प्रेशर को, इस टेंशन को, जो कि प्लांट की वेसल्स में, प्लांट के जाइलम सेल्स में मौजूद होती है, दिस इज अबाउट 30 मेगा पास्कल, far away from the minimum requirement that is needed to pull the water from the root to the aerial part. Got my point? कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको? हेलो मैम इस कक समझ नहीं लगी, कक समझ नहीं लगी, पंजाबी च दसना पैना तुहानू, है ना। 30 मेगा पास्कल की फोर्स है जो कि मेजर की गई है जाइलम के वेसल्स में, ठीक है। 30 मेगा पास, वेसल्स का वर्ड मैं ना यूज करूं तो जाइलम सेल्स में जो टेंशन है, ये 30 मेगा पास्कल की फोर्स जो है ये क्रिएट कर सकता है, जबकि एक टॉल ट्री जो कि 100 मीटर का होता है, 100 मीटर का सबसे टॉल ट्री जो 100 मीटर का अब तक ऑब्जर्व किया गया है, मोर और लेस हो सकता है मेरी ये कैलकुलेशन में, ये ऑब्जर्वेशन में, तो एक 100 मीटर टॉल ट्री के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है दैट इज ओनली 3 मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा है जो कि कोहेजन, एडहेजन, टेंशन, ट्रांसपरेशन पुल एंड सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द जाइलम सेल्स सपोर्ट कर रही हैं जिस टेंशन को बनाने में, वो उसका जो प्रेशर है दैट इज फॉर मोर देन द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। ये बात कही है मैंने।
अभी किसी को कंफ्यूजन है? नो No, नो कंफ्यूजन मैम, नो ओके मैम। ओके, तो उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमारा था दैट इज रिगार्डिंग द स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स। ये मैंने आपको बताया कि ये मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगी कि ये किस तरह से हेल्प करती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स से हम क्या मुराद ले रहे हैं? द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द जाइलम। और जितनी ग्रोथ जो है वो जाइलम सेल्स की होती है किसी और टिश्यू की, आपको पता है ना टिश्यूज की कौन कौन सी टाइप्स है? पेरेंट काइमेटस हो सकते हैं, कोलन काइमेटस हो सकते हैं, स्क्लेरन काइमेटस हो सकते हैं, और ये स्क्लेरन काइमेटस के भी फिर आगे टाइप्स आ जाते हैं, स्क्लीड्स हो सकते हैं, फाइबर्स हो सकते हैं, और इसके अलावा आपको पता है कंपाउंड टिश्यू में जाइलम है, फ्लोएम है, जानते हैं ना आप इसके बारे में? ठीक है, और इन तमाम में यही टाइप्स है। कोई भी फ्रूट है, कोई लीफ है, रूट है, स्टेम है, इसी से मिलके बनी है। या पेरेंट कायमा होगा, या कोलन कायमा होगा, या स्किन कायमा होगा, या ब्रैकेट्स होंगी, ऐसा तो होंगे, तो सॉरी जाइलम होगा या फ्लोएम होगा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर ये यही सारे टिश्यूज हैं तो इन तमाम में गौर कीजिएगा, सबसे ज्यादा सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो आपको जाइलम के सेल्स में मिलती है, चाहे वो ट्रैकेट्स हैं चाहे वो वेसल्स हैं। ठीक है, जाइलम के सेल्स में मिलती है। तो सबसे ज्यादा जो ये जो ग्रोथ है, ये फिर इसको आपस में, क्योंकि इसके अंदर चल रहा है पानी, ठीक है, तो पानी क्योंकि इसके अंदर से चल रहा है, तो ये इनको आपस में कोलैप्स, ये जैसे ये कोलैप्स है, ये ताली जब आप बजाते हैं एक हाथ को दूसरे हाथ के साथ, दिस इज कोलैप्सिंग। क्लैप करें आप, कोलैप्सिंग। ठीक है, तो ये कोलैप्स होने से इसको बचाता है। अच्छा, ये कोलैप्सिंग की एग्जांपल आपको इस तरह बड़ी सी पता चलेगी, जैसे आपके घर में लो क्वालिटी का अब्बा जी पाइप ले आए। ठीक है, हमारे घर में तो आया भाई, मैं तो कोई इतनी अमीर कबीर खानदान से ताल्लुक नहीं रखती, तुम्हारे घर में हर तरह के पाइप्स आए हुए हैं मेरे छोटे होते हुए। अब तो मैं थोड़ी सी अमीर हो गई। तो पाइप की जो क्वालिटी है वो बड़ी मैटर करती है कि उसके अंदर से पानी कैसे। बच्चियों को बड़ा एक्सपीरियंस होगा, अगर आपके घर में गंदा वाला मतलब लो क्वालिटी वाला पाइप आ जाए, जो कि आप पीछे से टैप चलाएं, वो आगे से पिचक जाए, और आप उससे प्रेशर क्रिएट हो और पीछे से वो टाइप खुल जाती है, मतलब वो पाइप उधर जाता है नीचे से, पीछे से, और आपको फिर वो बार बार लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आपस में उसकी वॉल्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाती है। ठीक है, और यही अगर आपके पास एक अच्छा पाइप आ जाए, मैं स्टील के पाइप की या मैं प्लास्टिक वो हाई पॉलीमर वाले जो प्लास्टिक है उसकी बात नहीं कर रही, मैं आम रूटीन में जो आप पाइप इस्तेमाल करते हैं घरों में फर्श धोने के लिए या क्यारियों में पानी लगाने के लिए, उनकी उनकी मैं पाइप की बात कर रही हूँ। तो उसी में अगर आप अच्छी क्वालिटी का पाइप ले आएंगे तो उसकी उसकी वॉल्स जो है वो बार बार आपस में पिचकती नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये फिनोमिनन और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है जब आपकी टंकी में पानी कम हो। उसमें से पानी आ रहा हो, जा रहा हो, आ रहा हो, जा, प्रेशर उतना सेम ना रहे, तो वो बार बार पिचकता है और बार बार आपको आपका पाइप जो है वो पीछे से उतरता है। तो वाई दिस इज सो? क्योंकि उसकी वॉल्स जो हैं पाइप की वो इतनी मोटी नहीं है कि वो एक दूसरे अपनी जगह पे कायम रह सके, एंड दैट इज वाई उनके अंदर सक्शन क्रिएट होता है, उनके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, और वो ऐसे करके कोलैप्स कर जाती है। कोलैप्स करती हैं तो पानी रुक आना बंद हो जाता है, पीछे से प्रेशर पड़ता है और पाइप नीचे से उतर जाता है। तो अगर ये वॉल्स मोटी हों तो व्हाट अबाउट दैट, क्या ये आपस में कोलैप्स करेंगी? नहीं करेंगी। तो बिल्कुल उसी की एग्जांपल है जाइलम के सेल्स की, क्योंकि उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हुई हुई है तो वो आपस में कोलैप्स नहीं करती, और यही इसकी बेनिफिशियल भी है। अच्छा, और ये भी आपको पता ही होगा कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसमें फिर लिग्निन होता है। अब तो आपने मेरे से थर्ड सेमेस्टर पढ़ा है, उसमें हमने सेल वॉल पढ़ा था, तो आपको बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ में लिग्निफिकेशन होती है, लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं सेकेंडरी ग्रोथ में। ठीक है, तो लिग्निन एंड सेलुलोज, सेलुलोज भी होता है लेकिन लिग्निन उसमें मेजर जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है सेकेंडरी ग्रोथ में। तो वो फिर वॉल की स्ट्रेंथनिंग वो आप कह लें कि इंक्रीज करती है। सो दिस आल्सो सपोर्ट हेल्प टुवर्ड्स द कंडक्शन ऑफ वाटर, कि वो स्मूथली रन होता रहे और स्मूथली जो है पानी जो है वो चलता रहे। नाउ इस पूरे से फिर मैकेनिज्म क्या बनेगा ट्रांसपरेशन पुल का? तो ये सारी चीजों को हमने इकट्ठा करना है। जाइलम के पास जो है पेरेन्काइमा सेल्स जो कि सेक्शन प्रेशर बना सकते हैं, म्यूजिफिल सेल्स हैं जो कि वाटर को वेपरेट करते हैं फ्रॉम द एरियल पार्ट, उसकी वजह से ट्रांसपरेशन पुल आता है। जाइलम के सेल्स हैं जो कि सक्शन प्रेशर देंगे, मैंने आपसे कहा था ना इसमें सारी चीजें ऐड हो जानी है, इसमें आपका रूट का प्रेशर भी ऐड हो जाना है, इसमें वाइटल थ्योरी भी ऐड हो जानी है, इसके अंदर कैपिलैरिटी भी ऐड हो जानी है। तो ये तमाम चीजें मिल मिला के
इसका नतीजा ये है अल्टीमेट, जो आप कह लें कि जो खुलासा ये है बात का, समरी ये है कि इस पूरे से वाटर का कॉलम डेवलप होता है जो कि कॉन्टिन्यूस रहता है। ठीक है। अच्छा, अब इस पे आ जाती है ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस, पहली ऑब्जेक्शन ये कहती है कि जब वाटर का कॉलम बनता, पहले ऑब्जेक्शन मैंने अपनी बातों में क्लियर कर दी थी कि ये वाटर का कॉलम ब्रेक क्यों नहीं होता जब तेज हवा चलती है, पूरा दरख्त ही झूल रहा होता है, तो ये ब्रेक क्यों नहीं होती। तो ब्रेक की रीजन फिर साथ ही मैंने एक्सप्लेन भी कर दी, जो कि मैंने आपको सेकेंडरी वॉल में बताया कि जब भी वो झूलेगा तो होना तो यही चाहिए कि वो आपस में कोलैप्स कर जाए, लेकिन वो कोलैप्स इसलिए नहीं करती क्योंकि उनकी वॉल्स में सेकेंडरी ग्रोथ हुई हुई है। तो पानी का कॉलम हो सकता है कि फॉर द टाइमिंग कोई ऊपर नीचे हो जाए, उसकी कनेक्टिविटी कनेक्शन मतलब कि कॉन्टिन्यूटी में स्पीड का अप डाउन हो सकता है, लेकिन वो आपस में पिचकती नहीं है, बिल्कुल रोकते नहीं है वो पानी को। ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका जो जाइलम की वॉल्स ने इस ऑब्जेक्शन को जो है वो रिमूव कर दिया। दूसरी ऑब्जेक्शन लोगों ने लगाई कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो पानी का भी टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है। पानी का टेम्परेचर राइज होगा तो उसमें बबल्स बनेंगे। आपको तो पता ही है टेम्परेचर राइज होता है तो किसी भी चीज का जब उसको आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसमें तो फिर वो वेपोराइज होना शुरू हो जाती है। उसके वेपोराइज बबल्स बनते हैं ना पहले, फिर उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, यानी कि वेपोराइज होना शुरू हो जाता है पानी। तो ये वेपोराइजेशन, ये जो पानी के बबल्स हैं, अब ये एज सच तो वेपोराइज तो हो नहीं सकते क्योंकि वो तो क्लोज सिस्टम में है। ठीक है, क्योंकि जाइलम सेल से क्लोज सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन ये इसके अंदर बबल्स तो लाजमी क्रिएट होते होंगे हाई टेम्परेचर होने की वजह से। तो जब वो हाई टेम्परेचर की वजह से बबल्स क्रिएट होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पानी है एक सेल से दूसरे सेल में अगर जाता है, या एक एक जाइलम की आप कह देखिए ट्रैकिड से दूसरी ट्रैकिड में जाता है, कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाता है, तो वो उन उन पिट्स के जरिए, उन पोर्ट्स के जरिए, परफोरेशन प्लेट्स के जरिए वो वहां पे वहां से जाता है। तो ये तो अगर बबल्स बनेंगे, बबल का साइज भी अच्छा खासा होता है, और जो ये पिट्स हैं, जो पोर्स हैं, इनका साइज भी छोटा ही होता है, बबल के जितना ही होता है। उनके उनके जितना भी हो सकता है, मतलब कि वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं वो बबल्स। तो वाई नॉट कि ये जो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो बबल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन वो बबल प्रोड्यूस तो होंगे उसके अंदर। तो अगर वो बबल प्रोड्यूस होंगे तो वो बबल्स फिर ब्लॉक क्यों नहीं करते, इसकी कनेक्टिविटी को तोड़ते क्यों नहीं है। ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन फिर जो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के जो सपोर्टर्स थे, जिन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अच्छी है, बड़ी अच्छी थ्योरी है ये, उसके सपोर्टर्स ने कहा कि आप लोग ये चीज भूल गए कि जाइलम के जो ये जो वेसल्स एंड ट्रैकिड्स हैं, ये तो हर साल रिप्लेस होती रहती हैं, और जो डेड हो जाती हैं उनको नए सेल्स रिप्लेस कर देते हैं, न्यू न्यू इसमें सेल्स ऐड होते रहते हैं। इसी वजह से तो जितना बड़ा प्लांट होता है वो बढ़ता जाता है, गिर्थ में बढ़ता चला जाता है। ठीक है। और सेंटर वाले डेड होते चले जाते हैं, और जो साथ वाले हैं वो बाकी जो है वो फंक्शन करते रहते हैं। फ्लोएम भी उसके साथ उसको सपोर्ट कर रही होती है। वास्कुलर कैम्बियम इज देयर थ्रू आउट द लाइफ, जो है प्लांट की वास्कुलर कैम्बियम जो है वो चलती रहती है, अपने न्यू सेल्स जो है वो ऐड करती रहती है। तो पहली बात तो ये कि जो परफोरेशन प्लेट्स हैं उनमें नंबर ऑफ, एक तो ये जो एंड वॉल्स हैं वेसल्स की सूरत में, उनकी परफोरेशन का साइज बड़ा होता है। ठीक है। तो वो बबल्स वहां से गुजर सकते हैं। पिट्स को, जो साइड वॉल्स पे जो पोर्ट्स हैं, उनको वो ब्लॉक कर सकती हैं, लेकिन ये कि वो टोटली सारे के सारे जो आप कह रहे हैं कि कॉलम है उसको वो रोक नहीं सकती, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इधर से नहीं जाएगा पानी तो साथ वाले सेल से चला जाएगा, उधर से नहीं जाएगा तो उससे साथ वाले सेल से चला जाएगा। और अगर हम ये कंसिडर कर भी लें कि वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया है, तो न्यू सेल्स आर देयर जो कि कॉन्टिन्यूसली ऐड हो रहे हैं, तो वो उनको रिप्लेस कर देती हैं। और इसी रिप्लेसमेंट होने की वजह से पानी जो है वो रुकता नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक चीज जगह बंद हो गई है तो वो टोटली ब्लॉक हो गया है, और वो कनेक्शन जो है वो जारी रहता है, वो चलता रहता है, बिकॉज ऑफ दीज परफोरेशन प्लेट्स एंड बिकॉज ऑफ द परफोरेशन ऑन द साइड वॉल्स, चाहे वो ट्रैकिड्स हो चाहे वो वेसल्स हो, दोनों की सूरतों में कंडक्शन ऑफ वाटर जो है वो रुकती नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज जो कि इसको सपोर्ट करती है, कि जब हमने बात की है ना कि जब ट्रांसपरेशन पुल होता है और तो उसकी वजह से जो है वो सक्शन होता है, और सक्शन में जो है वो टेंशन क्रिएट होती है, नेगेटिव प्रेशर जो है वो होता है। तो एक एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि इस टेंशन की वजह से, हाई टेंशन की वजह से, जो बबल एयर बबल्स बनते भी है ना वो डिजोल्व हो जाते हैं।
मतलब वो उसको इस हद तक नहीं पहुंचाता कि वो वेपोराइज हो जाए, वेपोराइज होने वाली कंडीशन में वो नहीं जाते, उससे पहले ही उन बबल्स को ये टेंशन जो है ये किल कर देती है। अच्छा, इसी से रिलेटेड वो हमारा हिस्सा तो नहीं है टॉपिक का, लेकिन उससे रिलेटेड एक बात है कि कहा जाता है कि जो ट्रांसपरेशन पुल है, ये ट्रांसपरेशन जो है, दिस इज अ नेसेसरी इवल, नेसेसरी इवल। अब ये दो ऑपोजिट बातें हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं नेसेसरी, यानी कि एक चीज है उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, और दूसरी तरफ हम उसको कह रहे हैं इवल, यानी कि शैतान। ठीक है, तो नेसेसरी इवल हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जिसके बगैर गुजारा नहीं है। और इवल हम उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जो कि मैक्सिमम पानी को जाया होने का बायस है फ्रॉम द प्लांट एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स में से पानी बहुत ज्यादा जाया होता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपरेशन। लेकिन ये प्लांट के लिए उतनी ही जरूरी भी है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, for the continuity of the water from the lower part to the upper part, or the movement of the water, or the ascent of sap, or the translocation of the water from root to shoot. ठीक है, so this is all about the translocation of water. Till now, if you have any question, please ask. फिर उसके बाद हम दूसरा start करेंगे। जी, सुन भी रहे हैं, मैं खप खुप गई हूँ। हाँ जी, आर यू देयर? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इस यस को क्या समझो, समझ आ गई है? बात समझ आ गई है कि मैं क्या समझाना चाह रही मैम थी? मेरा एक यस मैम। मैम जी ये जो आपने ऑब्जेक्शंस बताए हैं इसमें से मुझे बस एक ऑब्जेक्शन की समझ आई है कि टेम्परेचर हाई होगा और तो एवेपोरेशन भी होगी और ये वाला सारा, इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? ये ज्यादा प्रोमिनेंट यही ऑब्जेक्शंस हैं इसकी। एक तो ये कि जाइलम की, मतलब आप कहीं भी पढ़े तो कोहेजन टेंशन थ्योरी की ये दो प्रोमिनेंट ऑब्जेक्शंस हैं। नंबर एक के जो है क्या उसे कहते हैं, वाटर का कॉलम ब्रेक क्यों नहीं होता, इसी से रिलेटेड दो ऑब्जेक्शंस बन जाती हैं। टेंशन की वजह से वाटर का कॉलम ब्रेक क्यों नहीं होता, और दूसरा ये कि सेकेंडरी वॉल्स इसको एक्सप्लेन करती हैं, टेंशन इसको एक्सप्लेन करता है कि वाटर का कॉलम ब्रेक क्यों नहीं होता, और दूसरी ऑब्जेक्शन के बबल्स यानी कि कैविटेशन का बनना, बबल्स का बनना। जी, किसने क्वेश्चन पूछा था? दूसरी ऑब्जेक्शन की समझ नहीं आई उसको? कहाँ गुम हो गई भाई, क्वेश्चन करके कहाँ चली गई? चले जी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करवा दूं। ये जरा डायग्राम देखिएगा, यहाँ पे हम इसको समराइज कर रहे हैं अपने इस पूरे प्रोसेस को, यानी ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एक्चुअली व्हाई इट हैपेंड, और वो इस वजह से होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वाटर तो हमेशा तभी मूव करेगा अगर एक जगह पानी कम हो और दूसरी जगह पानी ज्यादा हो, और हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, चाहे वो हाइट पे जा रहा है, चाहे वो नीचे जा रहा है, चाहे वो कहीं पे भी जा रहा है, चाहे वो लेटर मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, अनलेस कि हम किसी और फैक्टर को डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसी हायर कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन के लिहाज से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। इसमें आप बेटा मेरे साथ रहिएगा, और मैं इसकी आवाज कर देती हूँ बंद, फिर मुझे आपकी आवाज नहीं सुनी देगी। क्या करें, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये है जी आपके पास इसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये है इसकी रूट, फिर इसकी स्टेम जिसमें इसके लीव्स आ रहे हैं, और ये सारा एरियल पार्ट, और होता होता ये है इसकी टिप। ठीक है, अच्छा अब टिप में इसका जरा साथ साथ ये ध्यान रखें। अब मैंने आपसे कहा वाटर विल मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, हायर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? ज्यादा पोटेंशियल ऑफ वाटर, पोटेंशियल हाई होगा। हायर कंसंट्रेशन जहाँ वाटर की होगी वहाँ पोटेंशियल हाई होगा। लोअर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? वहाँ पोटेंशियल लो होगा। अब आप देखें सॉइल में कितना वाटर पोटेंशियल है, -0.3 मेगापास्कल। सॉइल के बाद रूट्स पे आ जाएं, कितना रूट के जाइलम में, मतलब हम इग्नोर कर रहे हैं एपिडर्मिस कॉर्टेक्स सबको, और हम जा रहे हैं
प्रॉपर रूट पे जहां से पानी ने ऊपर चढ़ना है, वहां पे कितना वाटर पोटेंशियल है, -0.6 मेगापास्कल। वहां से ऊपर आ जाए, स्टेम की जो जाइलम है उसमें कितना जो है वाटर पोटेंशियल है, -0.8 मेगापास्कल। आर यू नोटिसिंग दैट कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वाटर पोटेंशियल जो है वो लो हो रहा है जब हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल से टुवर्ड्स द एरियल पार्ट? ये आप नोटिस करें इस बात को? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, यस मैम। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द अपर पार्ट, अब नोटिस करें, लीफ पे आ जाए। लीफ हम लीफ को कंसिडर करें कि स्टेम के अलावा जो लीफ, वो लीफ ये भी हो सकता है, वो लीफ ऊपर वाला भी हो सकता है, कोई भी लीफ, ठीक है, जो कि स्टेम के अलावा है, क्योंकि स्टेम से वाटर ने लीफ पे जाना। तो लीफ का जो वाटर पोटेंशियल उसको नोटिस करें कितना है, दिस इज -1 मेगापास्कल। ठीक है, ओके ओके। जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे कि जो एरियल पार्ट है, यानी कि उसके अंदर हम लीफ पे आ जाएं तो लीफ का वाटर पोटेंशियल जो है वो -1 मेगापास्कल का है, ठीक है। तो ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स द अपर रीजन्स ऑफ द प्लांट, आहिस्ता आहिस्ता जो वाटर पोटेंशियल है वो लो होता चला जाता है, और ये भी एक रीजन है वाटर की मूव करने की फ्रॉम द डाउन साइड टू द एरियल पार्ट। और डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। आप अगर यहाँ पे देखें, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं कि किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ड्यू टू कोहेजन फोर्सेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, फिर वो रूट में एंटर होती हैं, फिर वो टेंशन पुल करती है इसी पानी को ऊपर की तरफ, फिर यही टेंशन की वजह से वो लिटल यानी कि टुवर्ड्स द लीफ वेन्स की तरफ भी पानी जाता है, और फिर वहां से ट्रांसपरेशन पुल की वजह से बाहर को जब एवेपोरेट हो रहा था, तो वही ट्रांसपरेशन पुल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करती 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 और जाइलम की स्टेम, स्टेम से रूट, और फिर अल्टीमेटली सॉइल तक जो है वो पहुंचती है और मजीद पानी को अपने अंदर लाने का बायस बनती है। और उसके कंपैरिजन में अगर आप बिल्कुल आउटर एनवायरनमेंट में चले जाएं, यानी लीफ से बाहर, हम कहते हैं कि ट्रांसपरेशन की वजह से पानी मूव करता है फ्रॉम द प्लांट सर्फेसिस टुवर्ड आउटसाइड। तो वो मूव क्यों करता है? क्योंकि एनवायरनमेंट में, एयर में पानी कम है एज कम्पेयर टू जो प्लांट के अपने अंदर मौजूद है। दैट इज वाई जैसे ही स्टोमेटा उसके ओपन होते हैं, तो और लीफ की सर्फेसिस से भी इवन स्टोमेटम से तो होते ही हैं, तो क्या होता है कि लीफ के अपने पास पानी ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, और बाहर तो पोटेंशियल बहुत कम है, -10 टू -100 मेगापास्कल। हेल ऑफ डिफरेंस है आउटर एनवायरनमेंट का इनसाइड ऑफ द प्लांट एनवायरनमेंट, एंड दैट इज व्हाई बहुत तेजी के साथ ट्रांसपरेशन से पानी जो है वो बाहर की तरफ जो है वो मूव करता है। मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताओ। जी बेटा। No, ma'am. ओके, नो क्वेश्चन मैम। चलो थैंक यू, नो क्वेश्चन, क्योंकि मेरा सर दुखने लग गया पढ़ा पढ़ा। अच्छा, दूसरा बेटा इसका छोटा सा टॉपिक जो है, हाँ जी बोले। मैम अब हम भी थक गए हैं, प्लीज। मैम आप थक रेस्ट गए? कर लें, अच्छा, मैं आपका रेस्ट सर कर दुख लूँ? रहा है। तो आप खुद से पढ़ लेंगे, मैं रेस्ट कर लूँ फिर? जी मैम पढ़ लेंगे। मैम श्योर, हम क्योंकि सुबह अगला से टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं पेपर में भी दे देती मैम होती हूँ। जितना आपने अभी पढ़ा। मैम जितना अभी पढ़ाया पहले वो कर लें, फिर अब कर लेंगे प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, इस डायग्राम को देख लेंगे, उसी से रिलेट करती है, पहली वाली डायग्राम की ही फर्दर एक्सप्लेनेशन है विद कलर्ड कहने के ड्राइंग्स। तो उसी को आप देख लें किस तरीके से वाटर जो है फ्रॉम द सॉइल टू द रूट, रूट से स्टेम, स्टेम से एरियल पार्ट, और उससे फिर बाहर को मूव करता है, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस
between the different regions of plant and outer environment. Soil में सबसे ज़्यादा gradually plant की root, stem, aerial part, leaf में आहिस्ता आहिस्ता कम, और सबसे ज़्यादा कम जो है वो outside of the plant body या आप कह लें कि air में होता है. That is why water move from the higher concentration towards the lower concentration. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपवर्ड कैसे मूव करता है, तो उसमें फिर जो चीजें सपोर्ट करती हैं वो जाइलम की सेकेंडरी थिकनेस है, सेकेंडरी वॉल्स है, टेंशन है, कोहेजन है, एडहेजन है, कैपिलैरिटी है, रूट प्रेशर इज आल्सो देयर. ठीक है, इनका मसल्स की भी इन्वॉल्वमेंट है, और ये सब मिल मिलाकर जो है आप कह लें कि वाटर को पुल करते हैं, या ट्रांसपरेशन पुल भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है, और वाटर को पुल करते हैं और एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बनाते हैं जिसकी वजह से वाटर विल मूव फ्रॉम द सॉइल टू द टॉप और द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. चलिए ठीक है, इसी पे मैं हम इसको एंड कर देते हैं. मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं. जी बच्चे.